नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले आपको हमें याद दिला दें कि हमारा क्यूआर स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहायता अवश्य करें। आज हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर जी, और भाऊ तोरसेकर जी नमस्कार। हमें नमस्कार। सदैव की भांति उनसे हम कुछ रोचक चर्चाएं करेंगे। सो भाऊ, सबसे पहले ये बताएं कि प्रधानमंत्री ने मौन व्रत रखा और विपक्ष हाहाकार में आ गया, ये क्या है? वो कसौटी फिल्म का एक गाना था, मुझे किसी प्रेक्षक ने, मैंने मराठी में वीडियो डाला है, उसने जो फिल्म का नाम याद नहीं था। कसौटी फिल्म थी जिसमें हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन था। तो उसका वॉचमैन गुरखा होता है, जो भूमिका प्राण ने की थी। तो वो प्राण के मुंह में एक गाना है, बोलूंगा तो बोलोगे के बोलता है, हम कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे कुछ नहीं बोलेगा करके वो सब बोल देता है। हमारा एक पड़ोसी है, उसका नाम जोशी है, जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे करके वो दोनों को उनकी प्रेम कहानी बताता है और बोलता है कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो मोदी जी का मौन जो है वो उस फिल्म के गाने जैसा हो गया कि वो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन मोदी क्या बोल रहे, मोदी बिना बोले क्या बोल रहे, ये बाकी सब अपोजिशन वाले विरोधी दल चिल्लाते बैठेंगे। एक मेरे समझ में नहीं आता कि ये इग्नोर क्यों नहीं कर सकते, इग्नोर क्यों नहीं करेंगे आप? उनको करना है मोदी जी को, वो करे, आप चुपचाप बैठे ना। एक बात मुझे याद आती है, देखो इसमें प्रचार ज्यादा कैसे होता है। 2012 का विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में उस वक्त मायावती मुख्यमंत्री रहा करती थी, उनका बीएसपी का खुद का मेजॉरिटी था, वो मुख्यमंत्री थी, और उन्होंने खुद का ही मेमोरियल बना दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम और मायावती तीनों के पुतले, मूर्तियां बनाई थी। तो उस गार्डन में उन्होंने कुछ 20-25 बड़े बड़े हाथी बना दिए थे। तो 2017 का जब चुनाव आ गया तो कोई कोर्ट में गया था कि भाई हाथी तो मायावती का चुनाव चिन्ह है, अब ये गार्डन ही प्रचार बन गया। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वो बड़े बड़े हाथी थे वो ढक दो कपड़े से। अब देखिए वहां से 2-4 साल तो उद्यान रहा होगा, वहां से लोग आते जाते होंगे, वो तो हमेशा हाथी देखते होंगे। अगर कपड़े से ढक गए तो क्या हो गए, क्यों ढक गए, ये ढकने का मतलब क्या है? तो जो कोई वो ढका हुआ हाथी देखता था तो उसको तो मालूम था, दिमाग में था यह हाथी है, तो हाथी क्यों ढक गया? तो हाथी का प्रचार विरोध करने से ज्यादा हो गया। कहने का मतलब ये है कि दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं उसके विपरीत ना हो, इसकी तो कम से कम चिंता होनी चाहिए। अब मोदी ध्यान कर रहे वगैरह वगैरह, ये आप ही चिल्ला रहे हो ना, मोदी कहाँ पर? कल मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चलेगा। मैंने बोला मुद्दा था किसका? बोले बीजेपी का था। बोले किसने बोला? वो उनके मैनिफेस्टो में रहता है, प्रचार में नहीं रहता। अपोजिशन उसको मुद्दा बना देता है, इसलिए राम मंदिर अपोजिशन का मुद्दा था, लेकिन वो चला नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर विरोध में बोलते हो तो उसका परिणाम भी सोचो ना कम से कम। लेकिन ये नहीं सोचेंगे क्योंकि ये सोचना ही नहीं चाहते। इनकी प्रॉब्लम सोचने से है, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग लगता है और दिमाग की तो किल्लत है, क्या करेंगे बेचारे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपने कल वीडियो बनाया उसमें कल क्या आज ही बनाया वीडियो, उसका आपने शीर्षक रखा मौनम सर्वार्थ साधनम। इसका क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये संस्कृत का वचन है कि कुछ समय या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि आप ना बोले ही बहुत कुछ बोल जाते हो, बहुत कुछ कर जाते हो। तो सब सब तरीके से आपको अगर फायदा पहुंचाता है तो मौन साधता है। आपको याद होगा कि आखिर में जब आखिरी 10वां साल चल रहा था, मोदी जी कैंपेन में उतरे थे, उस वक्त जब लोकसभा का अधिवेशन हुआ था तो मनमोहन सिंह भी बोले
कि मेरी खामोशियां कितनी गलतियों को ढक गई, ऐसा कुछ शेर शायरी उन्होंने कहा था। बोलने से खामोशी, लाख गलतियों से अच्छी है एक खामोशी मेरी। हाँ, तो ये बात होती है ना। लेकिन अब आपका ही पुराना प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है, लेकिन ये समझना नहीं चाहते, क्योंकि ये समझना नहीं चाहते, ये सोचना नहीं चाहते। मैंने और एक वीडियो बनाया, आज डाल दिया कि भाई 5 तारीख के बाद में आशुतोष वानखेड़े, जो कोई रवीश कुमार, उनको देखने वाला हो। 5 तारीख पर 3 महीना मैंने उनको बंद करके रखा है, क्योंकि 5 तारीख मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। तो 5 तारीख के बाद इनके पुराने सब वीडियो मैं वैसे कॉमेडी कल बन से ही जाएगी शुरू ना। हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो रोना धोना कल से ही शुरू हो जाएगा, देखना। हाँ, कल से शुरू हो जाएगा एग्जिट पोल के बाद, लेकिन वो ज्यादा स्पेशल शो होगा, एक्स्ट्रा कॉमेडी होगा। तो अगले 2-3 महीने का बहुत थक गया हूँ, तो रिलैक्स होने के लिए मैं इनके वीडियो देखने वाला हूँ। तो अब जो है जयराम रमेश ने ये कहा कि 6 चरणों के बाद हम 272 क्रॉस कर चुके हैं और 7वें के बाद हम 350 पहुंच जाएंगे। तो आप ये बताइए कि 372 उन्होंने कहा तो 75 होगा, 80 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर और ज़्यादा होता तो कहते कि हम 280 क्रॉस कर चुके हैं, तो 280 तक मान लें अगर, तो अगले चरण में सीटें तो 57 ही है और वो 350 पहुंच गए। 57 सीटों में 70 की बढ़ोतरी कैसे करी इन्होंने? हाँ, वो तो नहीं, हाँ, यहाँ आपकी गलती हो जाती है। अच्छा। उनका गणित अलग है, उनका लॉजिक अलग है। आप मेरी समझ में नहीं आता कि आप उनके, देखो एक अच्छी कहानी मुझे याद आती है, बहुत बढ़िया कहानी, आपके श्रोता सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। एक इंसान, रमेश जयराम रमेश हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये सब सेक्युलर लिबरल है, उनके जैसा एक बुद्धिजीवी ध्यान धारणा करने बैठ जाता है, तपश्चर्या करने बैठ जाता है, और कुछ साल निकल जाते हैं, 8-10 साल निकल गए, भगवान प्रसन्न हो जाते और भगवान सामने आकर खड़े हो जाते साक्षात और बोलते, वत्स मैं प्रसन्न हो गया हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। अब ये तो बुद्धिजीवी है, ये तो लिबरल है, ये तो अपना दिमाग तो इस्तेमाल करेगा। अब भक्ति और दिमाग का दोस्ती नहीं होती, दिमाग अलग चलता है, श्रद्धा अलग चलती है। लेकिन ये तपस्या के लिए बैठ गए, लेकिन बुद्धि अलग नहीं रख रहे। तो इन्होंने प्रसन्न होकर, भगवान बोल रहा है कि भैया जो चाहिए मांग ले वसत। तो ये बोलते हैं, भगवान पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो कि आप तो सर्वज्ञानी माने जाते हो, आप तो सर्वव्यापी हो, तो जब मैं तपश्चर्या के लिए बैठ गया, तपस्या के लिए बैठ गया, 11 साल निकल गए, आपको मेरी तपस्या शुरू हुई तब से 11 साल लग गए कि अपना कोई भक्त है वो तपस्या के लिए बैठ गया। या अगर ये समझने में 11 साल निकल गए तो आप कर क्या रहे थे? अब भगवान बोले कि बात तो तू सही बोल रहा है, लेकिन मुझे जितना ज्ञान है तो मुझे मालूम है कि तू तपस्या को बैठ गया तो मैं स्वर्ग से उतरकर सीधा आया हूं। हार्डली कुछ 10-11 क्षण तो हुए, सेकंड हुए। बोले गजब की बात कर रहे हो आप, 11 सेकंड में आए बोलते हो, मुझे तो 11 साल हो गए। हाँ, तो भगवान बोलते, भैया बस बेटे, एक गलती हो गई है, तुम्हारा और हमारा गणित अलग होता है। तुम्हारा 1 सेकंड क्षण जो होता है वो हमारे 1 साल के बराबर होता है। तो मुझे पहुंचने में तेरे लिए 11 साल लग गए, लेकिन मैं तो 11 सेकंड में पहुंचा हूं। तो बोलता अच्छा आपका ये गणित है? तो बोलता बिल्कुल। भगवान बोलता यही तो गणित है। तो ये चालाक बोलता है राहुल गांधी की खटाखट स्टाइल में। तो भगवान एक काम कर लो कि आपके गणित से जो 1000 होते हैं वो 1000 रुपए मुझे आपके गणित से दे दो। अब भगवान भी भगवान होते, उनसे चालाकी करना इतना आसान तो होता नहीं। भगवान बोलते वत्स तथास्तु,
लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई एटीएम कार्ड वगैरह नहीं है, ना फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, तो मुझे कैश लानी पड़ेगी। तू बैठ जा, मैं 5 मिनट में आता हूं। अब सोचिए 11 सेकंड का मतलब 11 साल होते हैं, तो 5 मिनट के कितने सेकंड हो गए, कितने साल हो गए, ये आज तक बैठे खटाखट 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 गिनने के लिए। तो इसलिए जयराम रमेश का गणित, मल्लिकार्जुन खड़गे का गणित और हम जैसे सामान्य लोग जो अंधभक्त होते हैं उनका गणित अलग होता है। उनके गणित से देखो तो 37 सीटें भी 370 हो जाती है। मोदी के लिए 370 का मायने 370 ही होता है, लेकिन राहुल गांधी, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके लिए 37 का मतलब ही 370 हो जाता है। समझा? 370 पैसे, समझ गए। तो 350 पैसे 350 का मतलब भी समझ गए हम तो। उनका मतलब यह है कि हमें 35 सीटें मिल रही, आप समझने में गलती कर रहे हैं और ब्लेम उनको कर रहे हैं। ऐसा मत करो, उनका गणित तो भी सही थोड़ा बात समझ है। लो। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया कि अब उनकी सीटें जो है वो 28 से बढ़ के 35 हो जाएंगी 7वें चरण के अंत में। तो अब ये बताइए कि ये लोग परेशान क्यों हैं? हमें पता चला है कि 4 तारीख के बाद इलेक्शन कैंसिल करने के लिए रैली करने जा रहे हैं। इसका मतलब एग्जिट पोल आ गया उनके पास। कौन कब रैली कर रहे हैं? अभी 2 दिन पहले इनकी एक मीटिंग हुई है बेंगलोर में और वहाँ इन्होंने तय किया है कि साहब कि ये ईवीएम जो है ये बहुत गड़बड़ कर रही है और इसलिए इस इलेक्शन को माना नहीं जाएगा और इसको कैंसिल करने के लिए वो बहुत सारे कार्यक्रम बना रहे हैं। बिल्कुल, हाँ वो तो बताएंगे, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तारीख देगी 2030 की। देखो अलग अलग गणित, अलग अलग लॉजिक है। इनको मालूम है कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में तो याचिका सुनी जाएगी, लेकिन 2030 में सुनी जाएगी, तब तक 2029 का भी चुनाव हो जाएगा। मुंबई केस जो थी वो मुंबई साहब थे और उनको रीइंस्टेट किया करने का जैसा ये वर्डिक्ट आ गया, लेकिन बीच में कर्नाटक विधानसभा के 2 चुनाव हो गए थे, तो जरूर जाए। इसलिए मैं हमेशा उनको समझने की कोशिश करता हूं। आप लोग गलती कर जाते हैं, आप उनको समझना ही नहीं चाहते। ये आपकी तकलीफ है, मेरी तकलीफ नहीं। मैं उनको पूरी तरह से समझ लेता हूं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रैली करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 2036-38 में कभी तो उसका वर्डिक्ट आ जाएगा। तो रैली करने का मतलब ये है कि देखो ये परेशान हैरान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव होता ही क्यों है। अब देखो हमारे सबसे बड़े बुद्धिजीवी संपादक कुमार केतकर है, उन्होंने 2014 में भी बोल दिया, तो बिल्कुल बीजेपी के एनडीए को भी बहुमत नहीं मिलने वाला। 10 साल पहले बोला था एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा था, तो ये बड़ा वरदान होता है। आप गलती करते हो, वो चाप देते हैं तो उसका मतलब वरदान होता है। तो वो एनडीए, बीजेपी, मोदी और बीजेपी मिलकर एनडीए के मेजोरिटी के लिए कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ऐसा शाप दिया कि सीधे बीजेपी को ही बहुमत मिल गया। अब देखिए 2019 में कुमार केतकर ने एक मराठी चैनल पर बोल दिया था कि खुद प्रभु रामचंद्र भी स्वर्ग से उतरकर नीचे आ जाएंगे तो भी मोदी को नहीं बचा सकते। मोदी इतने डरे हुए कि 2019 का चुनाव तक लेने वाले नहीं है। फिर चुनाव हो गया, मोदी जी 303 आ गए। अब फिर केतकर ने भविष्यवाणी कर दिए कि बीजेपी 200 से आगे जा ही नहीं सकती, तो इसलिए तो 400 आसान हो गया, क्योंकि केतकर साहब बोले। मुझे एक मराठी पत्रकार ने पूछा था कि मोदी इतने निडर क्यों है, यो डरते क्यों नहीं, कभी डरेंगे नहीं, मोदी किसी से डरेंगे नहीं। मैंने बोला जरूर डरेंगे, लेकिन कोई डरावनी बात होनी भी चाहिए। इंसान आराम से जा रहा है, बाग बगीचे
गुल खिले फूल खिले हैं, सब अच्छा बाहर आई है, तो कोई डरेगा नहीं। सामने कुछ डरावनी चीज होनी चाहिए, परिस्थिति होनी चाहिए। वो बोला वो डरावनी चीज क्या होती है? अरे जिस दिन बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, कुमार केतकर जैसे लोग मोदी का गुणगान करने लगे, मोदी की नींद उड़ जाएगी कि क्या गलती कर रहा हूं, ये मेरी चमचगिरी क्यों कर रहे। ये गाली देने वाले जिस दिन गाली रोक देंगे उस दिन मोदी जी की नींद उड़ जाएगी, वो डर जाएगी। तो मोदी को डराने का सबसे आसान तरीका है उनको इग्नोर करो, उनको सराहना करो। देखो मोदी बहुत डर जाए, मोदी बिल्कुल डर जाएंगे। तो इसलिए इनकी ये गाली देते रहे। और मोदी जी ने लोकसभा में खुद बताया था कि इन्होंने जितने पत्थर मारे मैंने उल्टे नहीं फेंके, उससे ही सीढ़ी बनाकर यहां तक पहुंचा हूं। तो मोदी जी और ऊंचा जाना चाहते हैं तो उन पर पत्थर मारना जरूरी है। तो ये कितनी बड़ी ताकत लगाकर मोदी का काम कर रहे हैं, मोदी को और ऊंचाई तक लेने के लिए हमें ये समझ लेना चाहिए। बाबा आपने एक और भी बात कही कि साहब की चुनाव नतीजे आने से पहले ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने में लग गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ बिल्कुल, उसका प्लानिंग करना जरूरी है ना कि हारे तो भाई कैसे हारे। और हमारा आदर्श राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है कि चुनाव हारते तो जिम्मेदारी उठाओ और इस्तीफा दे दो। तो इसलिए अब देखिए, मुझे बोलिए कि 1 तारीख को कल जब एग्जिट पोल आने वाले हैं, आखिरी चरण का वोटिंग होने वाला है, उसी दरमियान शाम को 1-2 घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई है इंडिया अलायंस की। उसमें तो उद्धव ठाकरे तो लंदन को गए, वो तो आने वाले है नहीं। फिर ममता दीदी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी आने वाली नहीं हूं, क्योंकि बात सीधी है, उनका आखिरी चरण का वोटिंग चालू है। बाकी कौन आएगा पता नहीं। क्या असल में मीटिंग होने वाली है? जरा सोचिए, पटना में मीटिंग हो गई, बंगलोर में मीटिंग हो गई, मुंबई में मीटिंग हो गई, 3 महीने बाद दिल्ली में मीटिंग हो गई, कुछ 18-19 दिसंबर को। कहां हुई थी? किसी के घर में हुई थी? कहां हुई थी? बड़ा 5 स्टार होटल में हुई थी, कोई बड़ा हॉल लिया था, फूल वगैरह लगाए थे, कोई गेट वगैरह खड़े कर दिए थे, फूल लगाए थे, हार लगाए थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में मीटिंग है, उसका मतलब क्या है? देखो 28 पार्टियां इंडिया अलायंस में है, एक बड़ा नेता आता है, हर पार्टी का हाईकमान आएगा, उसके 2 चेले चपाटे आएंगे तो 5-5 लोग पकड़ो तो 140 हो गए। तो 140 लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के बंगले में कौन से रूम में बैठने वाले हैं? मतलब साहब भाई, आखिरी चुनाव है, उसके बाद एग्जिट पोल होने वाला है, तो आ जाओ, इकट्ठा बैठकर चाय पानी करेंगे, समोसा पकोड़ा खाएंगे, इसके लिए बुलाया। और उसके बाद अगर एग्जिट पोल दिखाता है कि भाई कांग्रेस 100 भी क्रॉस नहीं कर रही है, 80 पर 40 पर रुक जाने वाली है, तो ठीक है भैया, एग्जिट पोल ऐसा है, ऐसा हो जाता है तो मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस्तीफा का तर्जुमा क्या होगा? क्या फॉर्मेट पर मैं इस्तीफा दे दूंगा? इसके लिए 4 घटक दल जो है उनसे चर्चा विमर्श करने के लिए ये मीटिंग बुलाई, और साथ में तो पकोड़े हो गए, समोसा होगा, शायद गर्मी ज्यादा है, चाय की जगह क्या बोलते हैं उसको, शिकंजी वगैरह पी लेंगे, वापस जाए। अब देखिए, इनकी मीटिंग इन्होंने रखी है उस वक्त 6 बजे 5 बजे के बाद हर चैनल पर एग्जिट पोल चलने वाला है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में किस पार्टी का कौन सा नेता पहुंचा है, ये दिखाने के लिए किसी चैनल के पास कैमरामैन भी नहीं होगा, और लोग तो देखेंगे भी नहीं, चैनल दिखाएगी भी नहीं, क्योंकि चैनल उस वक्त एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएंगे, ना कि इनके पकोड़े कितने खाए गए, कितने बच गए, कितने बासी हो गए, कितने खराब हो गए, प्याज के पकोड़े थे या पनीर के पकोड़े थे। ये दिखाने के लिए ना कैमरामैन होगा, ना कोई देखने वाला होगा, क्योंकि जो जो चैनल की खबरें देखते हैं
वो सब एग्जिट पोल देखते होंगे, ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे के दरवाजे पर कौन आया है। वो देखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, वही टाइम निकाल कर ये मीटिंग कर रहे। तो मतलब साफ है कि हम एग्जिट पोल सुनने वाले नहीं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। आपने ये भी कहा कि शरद पवार जो है वो अपना हिसाब किताब आगे का बना चुके हैं और वो कांग्रेस को टेक ओवर कर लेंगे शायद। अब एक बात होती है, मल्ल्या नीरव मोदी को टेक ओवर करे या नीरव मोदी मल्ल्या को टेक ओवर करे, फर्क क्या पड़ता है? तो दो दिवालिया बिजनेसमैन एक साथ आ जाए तो मुझे बहुत पुराना 50 साल 55 साल पुराना एक कार्टून याद आता है मुझे, कार्टूनिस्ट का है लेकिन स्टेट्समैन में वो था उस वक्त, जो समाजवादी पार्टी पुरानी हुआ करती थी लोहिया वगैरह की, दंडवते एसएम जोशी वगैरह, तो वो दोनों एक साथ हो गए और समाजवादी संयुक्त समाजवादी पार्टी बनाई गई। तो कार्टूनिस्ट, जब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इन्हें बढ़िया कार्टून बनाया था। दो सांप है, नाग है दो, वो धूम की तरफ से एक दूसरे से लपेट गए और ऐसे खड़े हैं, मुंडी उठाकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और धूम की तरफ से एक दूसरे के लपेट में आ गए और बोलते हैं आखिर हम मिल तो गए, नाउ यू फॉलो मी। अब कौन किसको फॉलो करेगा? अब कौन किसको फॉलो करेगा? तो अब शरद पवार और कांग्रेस पार्टी अगर इकट्ठा हो जाएगी तो कौन किसको टेक ओवर करेगा का मतलब क्या है? दोनों तो डूबे हुए। हाँ, लेकिन एक बात है, मुझे शायद लगता है कि मोदी जी ने तो सलाह दी थी कि कांग्रेस में मर्ज होने के बजाय आप हमारे साथ आ जाओ, यानी एनडीए में जो आप दोनों के, शिवसेना के और एनसीपी के जो टुकड़े हमारे साथ है उनके साथ मिल जाओ। तो मुझे लगता है कि पवार साहब वापस अपने भतीजे के साथ जाने की तैयारी में है। इसलिए अचानक परसों उन्होंने अजीत दादा के बारे में एक बढ़िया बात बोली, सराहना की कि मैं जितना अजीत को जानता हूं वो किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं है। अब ये कहने की भी जरूरत थी क्या थी? उसने लगातार 10-15 साल चाचा के सामने हाथ फैलाए, कुछ मिला नहीं, तो और दूसरे के पास हाथ क्यों फैलाएगा? सही बात है। तो बात साफ है, शरद पवार मान गए कि इस चुनाव के बाद उनके लिए कोई भविष्य बचा नहीं है, ना कि बेटी के लिए भविष्य बचा है। तो शायद और एक स्प्लिट हो जाएगी, बेटी कांग्रेस में चली जाएगी और पिता भतीजे के पार्टी में चला जाएगा। संजय राउत का क्या होगा? हाँ, ये बहुत बड़ा करोड़पति का 7 करोड़ का सवाल है। क्या है ये? देखो, हमारा एक प्रॉब्लम है, हमारे पास दिमाग है, जिसके पास दिमाग नहीं उसको पूछो, वो बिल्कुल सही जवाब देगा कि संजय राउत का क्या होगा, क्योंकि संजय राउत को खुद को पता नहीं कि उसका क्या होने वाला है या उसका क्या हुआ है। वो उस दिन के लिए बात करते, ना आगा होता है ना पीछा होता है, ना सर होता है ना पैर होते। तो संजय राउत का क्या होगा आप बोल रहे, तो मत्स्य कुर्म वराह वगैरह हमारे दशावतार है, उसमें से क्या होगा पता नहीं है। या मत्स्य होगा या कुर्म होगा 4 पैरों वाला, या वराह होगा, तो संजय राउत का क्या होगा पता नहीं। ये शायद भगवान विष्णु बोल सकते हैं, दशावतार के एक प्रमुख आत्मा होते थे। लेकिन संजय राउत कहा, एक बात है कि चिंता करने की बात उद्धव ठाकरे की है। अगर इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी में उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें लड़वाई है, 21, 48 में 21 उनके पास है, 17 कांग्रेस के पास, 10 शरद पवार के पास। अब 21 लड़ाकर अगर एक सीट आती है या एक भी सीट नहीं आती, तो कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी को
उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं रखती। वो बोलेंगे आप तुम किस काम के हो, किस काम के हो भाई? जब हम खा लेते हैं अंदर की तो बाकी का कचरा तो फेंक देते हैं। कोई आप टीवी लेकर आए तो टीवी का बॉक्स कोई संभाल कर नहीं रखता, टीवी लग गया दीवार पर, चलो निकलो भागो कचरे की कुंडी में। तो यही उद्धव ठाकरे का होना। और आपको बहुत पहले मैंने एक बार बोल दिया था कि शरद पवार का मतलब मराठी महाराष्ट्र की राजनीति का बरमूडा ट्रायंगल है। उनके पास जो पार्टियां गई गायब हो गई। अब वो मेरी जो भविष्यवाणी 1.5-2 साल पहले की है वो सच निकलने के लिए 1-2 हफ्ते बचे हैं। तो अगर हवाई जहाज डूबता है, जहाज पानी का जहाज डूबता है, तो उस जहाज में बैठे संजय राउत का क्या होगा ये पूछने का मतलब ही नहीं बचता, वो अपने आप डूब जाता है। बाय वन गेट वन फ्री। उद्धव ठाकरे डूबेंगे, संजय राउत फ्री में डूबेंगे। तो ये तो आप उद्धव ठाकरे की बात आपने कही, तो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका तो बहुत ब्राइट भविष्य होना चाहिए ना। उनके पास वो एक वो क्या है, वो आदित्य ठाकरे जिनको लोग पेंगुइन भी कहते हैं, वो पेंगुइन है उनके पास। तो नहीं, वो अभी देखो इसीलिए तो भाग गए लंदन में, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र में गर्मी बहुत बढ़ गई है और पेंगुइन को गर्मी सहन नहीं होती, इसलिए तो लंदन गए। अंटार्कटिका क्यों नहीं है मेरी समझ में नहीं आ रहा। उनको असल में अंटार्कटिका जाना चाहिए था। सवाल यह है कि क्या मतगणना के दिन तक वापस आएंगे। नारायण राणे के बेटे ने ये आशंका जताई थी कि भाई इनका पासपोर्ट जब्त कर लो, ये जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो वापस आते कि नहीं ये देखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश राणे ने जो बोला था ये भाग जाएंगे विदेश, तो निकल तो गए और पूरा परिवार लेकर गए। बिल्कुल परिवार तो लेना जरूरी भी था, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर थे तब से जोर शोर से बोल रहे मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, बाकी महाराष्ट्र गया भाड़ में। तो वो अपनी स्लोगन संभाल के चल रहे, उनका परिवार लेकर वो निकल गए। अब वापस आना है तो 4 जून को रात तक क्या आंकड़े आते हैं वो देखने पड़ेंगे। नहीं तो वो तो निकल गए, जो इनके एकनिष्ठ बचे उनका क्या होगा ये सवाल है। और इसलिए सबसे ज्यादा निष्ठ है संजय राउत को भी साथ लेकर गए, वरना अच्छा, साथ में लेकर गए, परिवार को लेके जाते थे, संजय राउत को भी लेकर गए। इसका मतलब 4 जून का डर कितना है। और ये वो सलमान खान की एड है ना, उस पर ज्यादा भरोसा करते। वो समझते जितना डरूंगा उतना जीतूंगा, क्योंकि डर के आगे जीत है, इसलिए डर गए। नहीं तो मातोश्री वाली जो सीट है जिसमें मातोश्री आती है, साउथ सेंट्रल है शायद ना, तो जहां मातोश्री स्थित है वाली सीट यार, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी सेंट्रल नॉर्थ मुंबई। नॉर्थ है या साउथ सेंट्रल? जैसे नॉर्थ है, हाँ ठीक है। नहीं साउथ सेंट्रल नहीं, साउथ सेंट्रल ये होता साउथ सेंट्रल तो माहिम है। हाँ माहिम, चेंबूर वगैरह, माहिम दादर। लेकिन कलानगर जो है वो एक्चुअली आपको मालूम नहीं होगा, मेरा वोटिंग का बूथ जो था उसका नंबर था 34 और उद्धव ठाकरे ने जहां वो बूथ था 34-5। बाजू बाजू के बूथ में हमने वोटिंग किया। वही तो बांद्रा ईस्ट हमारी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी जहां मैं वोटिंग करता हूं, जहां उज्जवल निकम और वर्षा गायकवाड़ में लड़ाई हो रही है। तो मातोश्री वाली तो सीट बचा पाएंगे कि नहीं उद्धव? कौन सी? नहीं, वो तो कांग्रेस को गई, उन्होंने खुद कांग्रेस को वोट दिया, हाथ के पंजे को। अच्छा हाँ, वर्षा गायकवाड़ तो कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ को वोट दिया, उस पर बड़ी चर्चा मची
मीडिया में हो गई, पहली बार उद्धव ठाकरे हाथ के पंजे को वोट देने वाले। वैसी बात नहीं है, पिछले बार भी उन्होंने धनुष बाण को नहीं दिया था, कमल को दिया था, इस बार हाथ के पंजे को दे दिया। आगे चलकर गधे पर भी मुहर लगा सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ये बताएं कि इस चुनाव के बाद कुछ जो बड़ी शख्सियत हैं उनका क्या होगा, हमारे केजरीवाल जी का क्या होगा? कि वो तो उस पर मैंने भी वीडियो भी किया था कि अगर मोदी जी जीत जाते तो योगी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो योगी रहे ना रहे ये तो जेल में रहेंगे ना, इनको जेल में ही जाना है। आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो 2 तारीख को जेल जा रहे हैं, तैयार हैं जाने के लिए। तैयार? अरे वो तैयार होने से क्या मतलब, घसीट कर लेके जाएंगे। अगर तैयार थे तो 7 दिन बढ़ाने के लिए क्यों जमानत गए थे? तैयार का मतलब क्या होता है? जब आपको मालूम ही है कि घसीट कर लेके जाने वाले हैं तो बोलते हैं हाँ हाँ मैं तैयार हूं। तुम्हारे तैयारी को कौन पूछता है? तुमको जाना ही है। तुम बचने की कोशिश कर रहे थे, अगर बच नहीं, अब बोलते कि मेरे माँ बाप को संभालो। अरे कोई उठा के भगा ले रहा, किडनैप कर रहे क्या? यानी देखो दिल्ली में आज मैं खबर देख रहा था, दिल्ली में पानी की बहुत किल्लत है। वो आतिशी तो बोल रही थी हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। तो दिल्ली वालों ने इनको चीफ मिनिस्टर बनाया किस लिए? इनके माँ बाप को जनता बचाए, ये खुद भी नहीं बचाएंगे, ये जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे। और जिस जनता को पानी भी नहीं मिल रहा है ये इनके माँ बाप को संभाले। अरे अजीब परिवारवाद है, इससे तो गांधी परिवार का परिवारवाद अच्छा है। ये बोलते हैं मैं जेल जाऊंगा, मैं शराब घोटाला करूंगा, आप मेरे माँ बाप को संभालो। और दिल्ली कौन संभालेगा? दिल्ली कौन संभालेगा? इतना मजाक बना रखा है इन्होंने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन क्या होता है, जब देखो हमारे बचपन की बात है कि एक भैंस आपको देते हैं, भैंस को चराना है, भैंस का दूध निकालना है, भैंस को नहलाना है और दूध निकालकर हमको देना है, भैंस हमारी है, आप ये सब काम करेंगे। और दूध हमको देने के बाद हम उसकी मलाई निकालेंगे और आपको छाछ फ्री देंगे। तो दिल्ली के गरीबों को अगर फ्री में पानी चाहिए तो मरो बिना पानी के और केजरीवाल के माँ बाप को संभालो। आपने उनको 60 से ज्यादा सीट दिए बिना पानी के। केजरीवाल के शीशमहल में बगीचे खिलेंगे, गुल खिलेंगे, ये गुल खिलाएंगे और आप उनकी माँ बाप को संभालो। पानी, अरे पानी तो आता रहेगा, बारिश होगी तब आ जाएगा, अब मेरे बाप आपको संभालो। ये केजरीवाल का कहना है। अगर दिल्ली वाले समझना चाहते समझे, वरना मरे बिन पानी के, उससे मतलब क्या? जब ये इमोशनल पॉलिटिक्स होती है तो वो हम चला लेते हैं तो उसके बुरे परिणाम भी हमको ही भुगतने पड़ते हैं। ये बताएं ममता दीदी आपका क्या एग्जिट करेंगी? पोल क्या है? हाँ वो तो मैं कल बताऊंगा ना। नहीं, मेरा एग्जिट पोल रेडी है। अच्छा। देखो मैं 2 ही आंकड़ों पर आपको बोल दूं जाते जाते कि पिछली बार 190 सीटों में जहां कांग्रेस और बीजेपी सीधे लड़ गई, उसमें 175 सीटें तो बीजेपी जीत गई, 15 सीटें कांग्रेस जीत गई। फिर 185 सीटें 185 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और क्षेत्रीय दल इसमें लड़ाई हो गई और उसमें से कुछ 128 सीटें बीजेपी जीत गई। हाँ, तो 303 हो गए, बीजेपी पर्दा से आउट हो गई। तो ये दोनों मिलकर 375 सीटें होती है, जिसमें बीजेपी ने 185 में से 128 जीत गए थे, यानी कुछ 70 कितना होता है 60 65 वगैरह और 57 सीटें।
क्षेत्रीय दलों से बीजेपी हार गई और 15 सीटों में बीजेपी कांग्रेस से हार गई। दोनों की गिनती करो तो 72 होता है, 72 और 103 375। यानी बीजेपी पूरी ताकत झोंक कर 1 या 2 नंबर पर आती है। ऐसी 175 सीटें हैं, बाकी की सीटें बाजू में रख दो। तो 170 का आंकड़ा समझ गए, क्योंकि 375 370 लाना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है। तो 370 का आंकड़ा हवा से नहीं निकला है, वो पूरा गणित और समीकरण बना के निकाला हुआ है। लेकिन वो गणित समझने के लिए हमें अपना गणित समझना चाहिए, ना भगवान का। मैंने शुरू में जो कथा बताई, आप आपके गणित से इतने निकाल के दे दो, 28 आपके गणित में निकाल के दे दो तो हमारा 280 हो जाएगा। ये जो गणित कर रहे हैं ना, वो स्वर्ग में होता है, इस पृथ्वी पर नहीं होता। पृथ्वी पर मोदी शाह का गणित चलता है। वैसे एग्जिट पोल तो नहीं, लेकिन जो हम लोगों ने विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण में ये छठे राउंड तक बीजेपी के लगभग 305 सीटें क्लियर हो चुकी थी और एनडीए की करीब 355 क्लियर हो चुकी थी। तो अब 7वें राउंड में क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टोटल सीटें 360 कर दिए वो एनडीए की 355। अब 7वें राउंड में कितनी आती है उसके ऊपर कल तक देखते। आखिर एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, वो अंदाज होते कि ये कहां पर जा रहा है। मैं आपको बोलूंगा मुंबई से ये रास्ता दिल्ली जाता है, तो दिल्ली जाते जाते उसको बहुत सारे मोड़ आते हैं। कोई अहमदाबाद को जाता है, कोई रतलाम को जाता है, कोई जयपुर को जाता है। तो लेकिन मुंबई से तीनों तरफ जाने के लिए निकलने वाला रास्ता दिल्ली की तरफ भी जाने वाला होता है। तो एग्जिट पोल वगैरह अंदाज होते हैं, वो गलत या सही उस पर बात करना मुझे, हाँ एकदम उल्टा बोलोगे कांग्रेस 360 होने वाली है। हाँ तो बोल रहे हैं ना जयदीप, वो क्या आपके जयराम रमेश बोल रहे हैं। हाँ जयराम रमेश क्या, योगेंद्र यादव भी बोल रहे हैं। अब देखो योगेंद्र यादव ने रोते कहां पे डला दिया। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी 240 से 260 तक जाएगी, हाँ मिनिमम 240। और जब बीजेपी मिनिमम 240 है, तब एनडीए के घटक दल है वो कितने हैं, 35 ऐसा कुछ बोला है उसने। तो 275 हो गए। 275 से 305 बोला है एनडीए को। तो क्या हो, तो रोते रोते वहां तक पहुंच ही गए, वहां पहुंच गए वो। क्योंकि अब सवाल ये है कि इनकी लंगोटी निकलने की बात आ गई। कल तक लंगोटी निकलने की बात नहीं थी। अगर ये गलत साबित हुआ तो योगेंद्र यादव को कोई चैनल वाला दरवाजे पर भी खड़ा नहीं करेगा। इसलिए उनको ये सर वो तो उनके जो पालतू हैं वो तो करते ही है ना, वो जो चाहे अजीत अंजुम हो और वो करने दो, लेकिन क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई ना। क्रेडिबिलिटी तो मजाक का विषय बन गया ना। पिछली बार तो 170 180 बोल रहा था वो। हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो समयानुसार होता है, मौसमी है ना। जब बारिश शुरू होती है कि छाते का धंधा शुरू करेंगे, जब गर्मी होती है तो तरबूज बेचने का धंधा शुरू करेंगे। वो मौसमी बिजनेसमैन है, उनके बिजनेस मौसम के कारण और मौसम की परिस्थिति अनुसार बदलते। तो ये तो दिक्कत है उसकी। अब जैसे अखिलेश बाबू ने कह दिया, आप ये देखिए, अखिलेश ने कहा, पहले कहा कि हम 79 सीट जीत रहे हैं और भाजपा और 1 सीट जो है क्योटो की सीट है वहां पर लड़ाई है, पहले ये कहा। और वैसे अखिलेश बाबू का आपको याद दिला दूं कि जब 2022 का चुनाव हुआ था तब उन्होंने ये कहा था कि हम 403 में से 400 सीटें जीत रहे हैं। तो हमने सबने उनसे अनुरोध किया था कि भाई कौन सी 3 सीटें आप हार रहे हो या बीजेपी जीत रही है वो बता दो हमको, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे।
तो अब ये कह रहे हैं, उसके बाद फिर राहुल गांधी ने भी वही पकड़ लिया कि हाँ हम 79 जीत रहे हैं। अब कल जो है वो 79 से बढ़ के 80 पे आ गए हैं जी। हाँ बिल्कुल, एग्जिट पोल कल परसों तक या कल तक वो 81 तक आ जाएंगे। एक बढ़िया किस्सा आपको, वो एक स्कूल था जहाँ इंस्पेक्शन के लिए हमारा एक दोस्त गया था, ये काल्पनिक है, तो दोस्त गया था वहाँ एक क्लास में पढ़ गया, तो ये टेबल्स बोला चार का पहाड़ा बोल दो, तो बोला चार चार चौकी कितना, तो बोला 13। तो उसने रिपोर्ट लिखी, ये प्रगति कर रहे हैं, स्कूल प्रगति कर रहा है। तो हमने उनको पूछा यार 4 चौके 13 बोल रहा है, अरे बोला 4 साल पहले आया तो 4 साल के बाद 13 तक पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल 4 साल पहले क्या बोला था वो? पूरे एग्जिट पोल आने तक 4 साल पहले तो चार चौके था, तब 4 चौके 13 बोल रहा है, आपकी आवाज तो और 3 साल में चौके 16 तक आ जाएगा, तो 9 से 13 तक प्रगति हुई है, 3 साल में 16 तक पहुंच जाएगा। 9 से 13। तो इस ढंग से स्कूल प्रगति करते हैं। उस स्कूल में तो अखिलेश, जयराम रमेश वगैरह पढ़े, तो इसलिए बोल रहा हूं ना, वो वहां नहीं रुकेंगे। अगर एक के एग्जिट पोल में वो 80 से 81 निकाल रहे हैं, तो शायद 4 जून को 84 भी हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे 80 में से। तो बाबू फिर कल मिलते हैं एग्जिट पोल पर। हाँ, और आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त करेंगे। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबू आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।